टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला टीचर 71 दिल दिया गल्ला। अब तक आपने पढ़ा प्रिंस भी चारों तरफ खूबसूरती को एंजॉय करते हुए बच्चों की तरह खाना खा रहा था। ये देखकर दक्षिता को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। प्रिंस का ध्यान उस पर न होकर वहां की जगह पर था। दक्षिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह प्रिंस के सामने गुस्सा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए दक्षिता ने अपने आप को शांत करके प्यार से प्रिंस का सिर सहलाकर बोली, क्यूटी पहले खाना खा लो आराम से, फिर आराम से सब कुछ देख लेना, पहले का खाना खा लो प्लीज। प्रिंस दक्षिता की तरफ मासूमियत से देखने लगा। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस के सिर थपथपाते हुए बोली, क्यूटी आज रात यहीं रुकने वाले हैं, इसीलिए आप आराम से खाना खाओ। प्रिंस एक्साइटेड हो गया, उसने जल्दी से दक्षिता के गाल पर किस कर लिया। दक्षिता शौक के मारे फ्रिज हो गई। दक्षिता जल्द ही अपने शौक से बाहर आई, फिर प्रिंस की तरफ एक और निवाला बढ़ देती है। प्रिंस वो बाइट दक्षिता की तरफ देखते हुए खा लेता है। इसी तरह प्रिंस और दक्षिता डेट को एंजॉय करते हैं। फिर खाना खाने दक्षिता म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है तो प्रिंस दक्षिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इस वक्त दक्षिता और प्रिंस के पैरों के नीचे से समुद्र की लहरें किनारे से आकर समुद्र की तरफ लूट रही थी। जैसे ही दक्षिता म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है, उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है। दक्षिता जैसे ही मुड़कर देखती है, उसने देखा प्रिंस उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाकर खड़ा है। दक्षिता भी अपना हाथ प्रिंस के हाथ में रख देती है। इस वक्त दक्षिता ने अपने गाउन की लॉन्ग स्कर्ट को एक नोट में बांध रखा था। प्रिंस ने अपने ब्लैक ट्राउजर को घुटनों तक चढ़ा कर रखा था। अचानक की म्यूजिक चलता है और गाना बजता है, कच्ची डोरो 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। जैसे ही सॉन्ग के लिरिक्स चालू होते हैं, प्रिंस ने अचानक दक्षिता की कमर को एक हाथ से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है। फिर वो अपने पैर आगे पीछे करने लगता है। दक्षिता तो वैसे भी कई पार्टी में सिर्फ एक नली डांस कर चुकी थी और उसने अपने बिजनेस के लिए ऐसी डांस क्लास भी लिखी, इस वजह से उसे बहुत ही अच्छे से डांस आता था। दक्षिता और प्रिंस अपने पैरों के साथ साथ अपनी कमर को भी इधर उधर मूव कर रहे थे। इस वक्त वहां का नज़ारा इतना रोमांटिक था, कोई भी अपनी आंखें में चकाचौंध महसूस करने से नहीं रोक पाता। इस वक्त प्रिंस और दक्षिता किसी फेरीटेल कपल की तरह लग रहे थे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, खूबसूरत शीशे का छोटा सा महल, वो विशाल समुद्र के बीच खड़े बेहद ही खूबसूरत दो लोग अपनी बेस्ट डांसिंग से ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। करांगे नाल नाल बल के आंख नाले आंख नू मिला के दिल दिया गल्ला, हाय करांगे रोज रोज बल के सच्चिया मोहब्बता निभा के सताए, मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवे झूठी मुट्ठी रूस के रूसा के दिल दिया गल्ला, हाय करांगे नाल नाल बल के आंख नाले आंख नू मिला के। दक्षिता ने प्रिंस की आंखों में देखते हुए एक गोल घूमते हुए प्रिंस के चारों तरफ चक्कर लगाया। फिर प्रिंस की आंखों में देखते हुए दिल दिया गल्ला हाय सॉन्ग की लिरिक्स गाने लगी, जैसे वह अपने सामने वाले इंसान यानी प्रिंस को अपने दिल का हाल बयान कर रही हो। भले ही वो प्यार का इजहार ना हो, लेकिन दक्षिता गाने और अपने इमोशन से दक्षिता की लाइफ में प्रिंस की इम्पोर्टेंस पता चल रही थी। प्रिंस की आंखों में देखते हुए दक्षिता प्रिंस को अपने इमोशन फील करवाना चाहती थी। शायद प्रिंस को भी कुछ फील हुआ, उसने दक्षिता को अपनी तरफ खींचा और उसे कमर से उठाकर उसकी थाई से उसे गोद में उठा लिया। थोड़ी निकलेगी रोमांटिक डांस करने के बाद प्रिंस और दक्षिता मखमल के बिस्तर पर लेट जाते हैं और चांद तारों को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से बातें करते हुए अचानक ही दोनों की नींद लग जाती है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब दक्षिता की नींद खुली, उसने देखा प्रिंस ने है। दक्षिता ने घबराहट के मारे अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाना शुरू की, वह प्रिंस को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। प्रिंस अकेले कहीं चला तो नहीं गया, ये सब सोचकर दक्षिता के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। अचानक दक्षिता की नज़र ग्लास विला, प्रिंस बड़ी एक्साइटमेंट के साथ विला से बाहर आ रहा था। प्रिंस को सही सलामत देखकर दक्षिता ने राहत की सांस ली। प्रिंस दौड़ते हुए दक्षिता के गले से लगकर बोला, गुड मॉर्निंग एंजल्स। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस का सर हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लवली क्यूटी, वैसे आपने पूरी जगह देख ली। प्रिंस ने हाँ में सिर हिलाया। 3 घंटे बाद की दक्षिता की फ्लाइट थी। दक्षिता जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दक्षिता और प्रिंस ने पूरी जगह को घूमने के बाद उसी कार में सवार होकर वापस अपने व्हाइट मैंशन की ओर निकल पड़ते हैं। प्रिंस पूरे रास्ते एक्साइटेड वहीं करके उसके कंधे पर हल्के से सर रखकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर बाद कोशिश फिर से वो लोग व्हाइट मैंशन की ओर निकल पड़ते हैं। अपने रूम में पहुंचने के बाद दक्षिता जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और एक ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक जैकेट, बालों का मेसी बांधकर लैपटॉप बैग लेकर तैयार हो जाती है। ये देखकर प्रिंस हैरान था और वो हैरानी से दक्षिता को देख रहा था।
ये देखकर दक्षिता ने कसकर आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने के बाद बोली, क्यूटी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे टाइम लग सकता है, आप टाइम पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना, शैतानी ज्यादा मत करना। दक्षिता प्रिंस को वहीं छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाती है। प्रिंस एकटक दक्षिता को जाते हुए घूर रहा था। दक्षिता को अच्छे से पता था, अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर प्रिंस की तरफ देखा वो कभी भी प्रिंस को छोड़कर नहीं जा पाएगी। उसने आज पहली बार अपने क्यूटी से झूठ बोला था, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। दक्षिता को अपने सीने में एक तेज दर्द की लहर महसूस हो रही थी। दक्षिता ने देखा कीर्ति और भावेश को लिविंग रूम में खड़े उसकी ओर ही देख रहे हैं। भावेश को कीर्ति को इशारा करके अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। प्रिंस भी दक्षिता के पीछे आता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन फिर भी वह शांत था। प्रिंस वापस जाकर अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और म्यूजिक नोट्स बनाने लगता है। वही भावेश अपने पुराने कमरे में चला जाता है। कीर्ति हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर दक्षिता सीधा पहले म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑफिस जाती है। अपनी केबिन में दक्षिता अपनी फाइल चेक करते हुए एक इमरजेंसी बटन दबा दी है। थोड़ी देर बाद उसके केबिन का दरवाजा लॉक होता है। दक्षिता जब अंदर आने को बोलती है, ईशा, निशा, करण, अर्जुन चारों अंदर आते हैं। दक्षिता उन सब को घूरते हुए बोली, मिस ईशा तुम मेरे साथ चल रही हो। मिस निशा तुम्हें वहीं से रिलेटेड सारे काम देखने हैं, परंतु ही प्रिंस की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। उसे एक खरोच भी आए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे भी प्रिंस डीएम सोसाइटी में है, तब तक वह एकदम से है। अगर वो डीएम सोसाइटी से बाहर निकलता है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बोल दक्षिता करण को घूरती है। करण हाँ में सिर हिलाता है। फिर दक्षिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ एक टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए शायद बहुत सारी साजिश से होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में अगर हमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो शायद मैं अपने दादाजी की कंपनी को खो सकती हूँ। दादाजी के लिए मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद दक्षिता उन सबको वहां से जाने का इशारा करती है। कुछ देर बाद कांची उसके ऑफिस में आती है। दक्षिता कांची की तरफ देखकर बोली, मिस कांची जी आपकी जिम्मेदारी है मिस निशा की हेल्प करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आदर्श या कीर्ति से हेल्प लीजिए। अगर वो दोनों कुछ नहीं कर पाए तब मुझे सीधा कांटेक्ट करना। ये सुन कांची हाँ में सिर हिला देती है। फिर दक्षिता कांची से बोली, मिस्टर एक्स की प्रोजेक्ट वाली फाइल रेडी है क्या? ये सुनकर कांची जल्दी से अपने हाथ में मौजूद एक फाइल बढ़ा देती है। दक्षिता ने ध्यान से उस फाइल को देखने लगती है। कांची वहीं पर खड़ी दक्षिता की पूरी फाइल पढ़ने का वेट कर रही थी। दक्षिता बिना इमोशन के बोली, मिस कांची ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सुनकर कांची हमें सिर हिलाती है। दक्षिता उसे जाने का इशारा करती है तो कांची वहां से चली जाती है। दक्षिता अपने केबिन से सीधे प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग में आ जाती है। वहां पर उसे अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स मिलते हैं। वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। दक्षिता के वहां से जाने के बाद एक कोने में छोटी लड़की किसी को फोन करके बोली, बॉस वो यहाँ से निकल चुकी है। दक्षिता एयरपोर्ट पर पहुंचकर जल्दी ही अपने प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाती है। दक्षिता प्राइवेट प्लेन में बैठी उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, क्यूटी आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो गए, लेकिन मेरे अपनों के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमसे दूर रहना भी जरूरी था। दक्षिता ने सोचा, फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले एक आदमी उसे एयरपोर्ट में टकराया था। उसके अलग बॉडीगार्ड होने के बाद भी वो आदमी पता नहीं किस तरह उसकी बॉडीगार्ड की गिरे के अंदर घुसा। दक्षिता ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया की ट्रेनिंग नहीं ली होती तो अब तक वह एयरपोर्ट के ऊपर अपने दुश्मनों के बिछाए जाल में फंस सकती थी। जब वो आदमी उसके करीब से गुजर रहा था तब उसने दक्षिता की पॉकेट में ड्रग्स डालने की कोशिश की थी। दक्षिता ने अपनी चालाकी से उसी ड्रग्स को वापस उस आदमी की जेब में उसे पता चले बिना डाल दिया था। दक्षिता ने ये काम तेज स्पीड से बिना किसी की नज़र में न किया था। काले कपड़े पहने आदमी को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और इस जाल में दक्षिता को फंसाने की कोशिश कर रहा था। उस जाल में वही फंस गया। इधर एयरपोर्ट पर चेकिंग एरिया में लाइन लगी हुई थी, जिसके अंदर से टूरिस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। इसी बीच एक काले कपड़े पहने आदमी पूरी तरह से कव अपने हाथ में एक लैपटॉप बैग लेकर बिना किसी झिझक के आगे बढ़ रहा था। उसके आगे दो लोग मौजूद थे। जैसे ही उन दो लोगों ने चेकिंग कंप्लीट की, उस आदमी का नंबर आया। वह आदमी बेफिक्र होकर खड़ा था। एयरपोर्ट ऑफिसर ने उसकी जेब में हाथ डाला। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट आ गया। ऑफिसर हैरानी से कभी अपने हाथ में मौजूद चीज को देखता, कभी उस आदमी को। वह आदमी बेफिक्र होकर एंट्रेंस की तरफ ही देख रहा था। उसने अभी तक नहीं देखा कि ऑफिसर ने उसके पॉकेट से क्या निकाला है। इतने में ऑफिसर चिल्लाया, इसे पकड़ो। इतने में उस आदमी ने चौंक कर ऑफिसर की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र ऑफिसर के हाथ में मौजूद सामान पर गई तो एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली की रफ्तार से एयरपोर्ट के बाहर की ओर भाग गया।
ऑफिसर ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक कपड़े आदमी की स्पीड और छुपने की स्किल्स खतरनाक थी। एयरपोर्ट ऑफिसर उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। अगर उन लोगों के हाथ कुछ लगा तो बोले वो बैग था, जिसे लेकर सारे ऑफिसर मैन ऑफिस में गए और पूरे शहर में उस आदमी को ढूंढने के लिए इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही एयरपोर्ट के हेड ऑफिसर ने लैपटॉप बैग को खोला तो उसमें मौजूद सामान को देखकर सारे ऑफिसर हैरान हो गए। हेलो रीडर्स, मैंने हेल्थ मैरिज और स्टोरी को कैसे मैनेज किया है मैं ही जानती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और जिन लोगों को भी मेरी वजह से परेशानी होगी उन सब से दिल से सॉरी मानती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं इन दोनों चैप्टर को मॉडिफाई कर रही हूँ और हो सकेगा तो मैं आगे से ये सब कभी भी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आई एम रियली सॉरी। CH72 प्लीज डोंट रीड। अब तक आपने पढ़ा दक्षिता की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त कारण से होते हैं। वो बचपन में किन्नू बुलाती थी। दक्षिता उसे पहचानने से इनकार कर देती है। दक्षिता को करण के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दक्षिता को पता चला कि करण प्रताप सिंह का पोता है। उसे कुछ याद आया। वो करण के साथ अपनी मेमोरी को ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से उसने करण को अजनबी समझकर रूडली बात की और वहां से पार्किंग एरिया में आ गई थी। करण दक्षिता के रूड बिहेवियर की वजह से दुखी हो गया। सभी करण के दादाजी का फोन आता है। दादाजी दक्षिता की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ये भी कहते हैं कि वो दक्षिता को अपनी पोता बहू और पोती के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन करण बोला दक्षिता ने अगर उसके प्यार को एक्सेप्ट किया था, दक्षिता ने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, तब वो दक्षिता और उसके प्यार के बीच नहीं आएगा। करण अपने दादाजी से बात करके पार्किंग एरिया में आता है। तब दक्षिता का किसी को बच्चे को अपनी बातों से बहला रही थी। दक्षिता का ये रूप देखकर करण हैरान हो जाता है। दक्षिता को करण के अपने पीछे होने बारे में पता चलता है। दक्षिता ने कोल्ड नजरों से घूरते हुए व्हाइट मैंशन के लिए निकल जाती है। व्हाइट मैंशन के लिविंग रूम में मौजूद लोगों को देख दक्षिता आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब आगे करण पार्किंग एरिया में खड़ा सोच रहा था, उसे दक्षिता के पीछे जाना चाहिए या नहीं। दक्षिता वहां से निकल चुकी थी और करण वहां अपनी सोच में खड़ा रह गया था। इधर दक्षिता 20 मिनट के अंदर व्हाइट मैंशन पहुंचती है। पार्किंग एरिया में कार पार्क करके व्हाइट मैंशन के अंदर जाती है। अचानक के एक लंबा सा पतला सा शरीर से आकर लिपट जाता है, जिसे दक्षिता के पैर एक पल के लिए लड़खड़ा गए, लेकिन दक्षिता ने कसकर उसे अपनी बाहों में पकड़कर और खुद का संतुलन बना लिया। प्रिंस दक्षिता के लगभग गोद में चढ़कर उसे लिपटा डरा हुआ लग रहा था। दक्षिता ने देखा लिविंग रूम में भावेश, कीर्ति, आदर्श, कांची, निश्चय और अनीश बैठे हैं। सबके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन थे। जैसे आदर्श कांची के बालों से खेल रहा था, जिसे देखकर लग रहा था उसे कांची के अलावा किसी से मतलब नहीं है। वही कांची के चेहरे पर कंफ्यूजन और थोड़ी दया दिख रही थी। वही भावेश उदासी भरी नजरों से दक्षिता को देख रहा था। अनीश की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। निश्चय सबसे अलग ही सिंगल सोफे पर बेपरवाह होकर बैठा था। कीर्ति बिना किसी एक्सप्रेशन के दक्षिता और प्रिंस को देख रही थी। दक्षिता ने कोल्ड नजरों से सबको एक एक करके देखा। उसकी नजर सीधी अनीश के खौफनाक हाव भाव देखकर दक्षिता समझ गई थी, अनीश ने जरूर क्यूटी के साथ कुछ शरारत की है, जिस वजह से वो इतना डरा हुआ है। दक्षिता की आंखों की खतरनाक ठंडी टकटकी अनीश के ऊपर जाकर रुक गई। अनीश डर के मारे उछलकर निश्चय की गोद में जाकर बच्चे की तरह लिपट गया। अनीश की इस हरकत को देखकर निश्चय को बहुत गुस्सा आया। निश्चय ने अनीश को दूर रखने की कोशिश की। अनीश किसी बंदर के बच्चे की तरह निश्चय से पूरी तरह लिपटे हुए बोला, भाई आपने मॉम डैड से वादा किया था, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अनीश को इमोशनल ब्लैकमेल करने सुन निश्चय गुस्से से दांत पीसकर धीमी आवाज में बोला, मैंने मॉम डैड ये कहा था, जब तू किसी खतरे में होगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम खुद ही मौत के मुंह में जाओगे, तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। निश्चय का ताना सुनकर अनीश का मुंह बन गया। अनीश धीरे से बोला, आई एम सॉरी भाई, प्लीज इस बार बचा लीजिए, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी बब्बर शेरनी के मुंह में हाथ नहीं डालूंगा। ये सुनकर निश्चय गुस्से से दांत पीसकर बोला, पहले मेरी गोद उठो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरे गोद में किसी बंदर की तरह चढ़ बैठे हो। तुम चाहे किसी भी बिल में जाकर छुप जाओ, आज इस शेरनी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम शेरनी को प्यार करोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, वो बदले में प्यार ना करे, लेकिन तुम उसे घाव दोगी, वो तुम्हें जरूर मार डालेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था तुम उस बच्चे के साथ छेड़खानी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। निश्चय और अनीश एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अचानक दक्षिता उनके कानों में ठंडी और जानलेवा आवाज पड़ी, तुम सब लोग मेरे आने तक यही रहो, कोई यहाँ से हिला नहीं चाहिए। ये बोलकर दक्षिता प्रिंस के साथ अपने रूम की ओर चली गई। अनीश का दिल धक से रह गया। भावेश उदासी भरी नजरों से दक्षिता और प्रिंस जाते हुए देख रहा था। कीर्ति भावेश के हाथ पर हाथ रखकर इशारा करती है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह समझकर भावेश हाँ में सिर हिलाता है, फिर अपना सिर सोफे के आर्मरेस्ट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है।
फ्लैशबैक भावेश टैबलेट में अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास दक्षिता का मैसेज आता है। दक्षिता के मैसेज देखकर वो अपना टैबलेट लेकर व्हाइट मैंशन में आ जाता है। लिविंग रूम में बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंस दक्षिता को आवाज लगाते हुए बच्चों की तरह आंखें मलते हुए लिफ्ट से बाहर निकला। जब प्रिंस ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखा तो लिविंग रूम में भावेश को देखकर दौड़कर प्रिंस भावेश के पास गया और उसके गले लगकर बोला, भाभी तुम कब आए? ये सुन भावेश प्रिंस की तरफ होते हुए बोला, अच्छा बेटा, भाई की याद आ गई। मुझे तो लगा अपनी एंजल के साथ रहते हुए मुझे भूल गया। प्रिंस ने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, भाभी आप मेरी एंजल को कुछ नहीं कह सकते, एंजल कहाँ पर है? मुझे एंजल के पास जाना है। ये बोलकर प्रिंस खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाने लगा। ये देखकर भावेश बोला, दीदी ऑफिस गई है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए भेजा है। भावेश की बात सुनकर प्रिंस सैड टोन में बोला, एंजल मेरे बिना कैसे जा सकती है? कहीं एंजल बिजनेस ट्रिप पर तो नहीं चली गई? मुझे छोड़कर प्रिंस बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। प्रिंस को इस तरह देखकर भावेश अपनी भौहें उठाकर अपने मन में बोला, इसका मतलब दक्षु दीदी प्रिंस को नहीं मना पाई। तभी अचानक उनके पीछे से अनीश की आवाज आई। वो बोला, हाँ बच्चे तुम सही सोच रहे हो, दक्षिता दीदी को मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए छोड़कर आया हूँ। भावेश ने देखा कि यह निश्चय का भाई अनीश है, लेकिन प्रिंस उसे नहीं जानता था। इस वजह से प्रिंस कंफ्यूजन में देखते हुए बोला, तुम मेरी एंजल को एयरपोर्ट क्यों छोड़कर आए और तुम कैसे जानते हो? मेरी एंजल को एंजल सिर्फ मेरी है। मेरी एंजल से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनीश प्रिंस को चिढ़ाते हुए बोला, ओले ओले मेरा बच्चा, तू मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और दक्षिता दीदी यहाँ पर नहीं, वो 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर चली गई है। अब तुम्हें हम लोगों के पास ही रहना है। अगर तुमने मुझसे धमकाने की हिम्मत की तो मैं अपने भाई को बता दूंगा। तभी निश्चय भी व्हाइट मैंशन में एंटर करता है। निश्चय को देखकर प्रिंस ने बनाया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उन दोनों के पीछे ही आदर्श, कांची और कीर्ति एक साथ एंटर करते हैं। जब कीर्ति ने भावेश को अपने विला पर नहीं देखा तो वो भी भावेश को ढूंढते हुए व्हाइट मैंशन में आ गई। कीर्ति अच्छे से जानती थी अभी भावेश व्हाइट मैंशन प्रिंस से मिलने के अलावा कहीं भी नहीं जाता है। जब कीर्ति ने व्हाइट मैंशन के अंदर एंटर किया, उसने अनीश के शब्दों को सुना और उसने अनीश को क्यूट प्रिंस को धमकाते हुए भी देखा। तो ये देखकर वह अपने मन में बोली, तुम क्यों शेरनी के बच्चे से पंगा ले रहे हो? अगर उस शेरनी को पता चला तो तुम्हें फाड़ कर रख देगी। इस साथ ही तुम्हें काले पानी की सजा देगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उससे कैसे बचते हो। ये सोचकर कीर्ति बुरी तरह मुस्कुराती है, फिर अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के भावेश के बराबर में आकर बैठ जाती है। भावेश अनीश को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अनीश भावेश को इग्नोर करके प्रिंस से बोला, अब तक दक्षिता दीदी के बिना तुम्हें यहाँ कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुनते हैं प्रिंस की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने भावेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन प्रिंस का चेहरा किसी डरे हुए बच्चे की तरह था और उसको बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। भावेश ने अपनी ठंडी नजरों से को घूर कर देखा, जैसे वह बोलना चाह रहा हो, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अनीस ने भावेश की धमकी की कोई परवाह नहीं की और वह भावेश को मिस्टर इंडिया की तरह इग्नोर करने लगा, जैसे वहां पर भावेश मौजूद ही ना हो। तभी अनीश बोला, अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। तुम्हें मेरे राका के साथ एक राउंड डीएम सोसाइटी का लगाना होगा। अनीश प्रिंस के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन प्रिंस बुरी तरह डर गया। दरअसल परसों शाम को प्रिंस नाइट वॉक पर जाने थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। अचानक पता नहीं कहां से एक भूरे रंग का लैब्राडोर बड़ा सा डॉगी आ गया और वो प्रिंस को देखकर भौंकने लगा। जैसे ही वह प्रिंस की तरफ बढ़ा, प्रिंस बिना किसी देरी के दौड़ते हुए व्हाइट मैंशन में घुस गया। राका का व्हाइट मैंशन के अंदर कदम नहीं रख सकता था। उसे दक्षिता से बहुत ही डर लगता था। जब दक्षिता राका की हरकत के बारे में पता चला तब उसने अनीश को धमकी दी थी, अगर राका कभी भी प्रिंस के आसपास दिखाई दिया तो वहीं पर रखा को सूट कर देगी। अनीश अच्छी तरह जानता थी दक्षिता कभी भी झूठ नहीं बोलती और राका से अनीस बहुत ज्यादा प्यार करता था। राका अपने बच्चे की तरह रखता था। वो राका को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता था। उसने राका को अपने ही विला में रहने की परमिशन दी थी। उसे दक्षिता के नाम की धमकी भी दी थी। अनीस प्रिंस को उसी राका के नाम पर धमका रहा था। तभी अचानक कार के रुकने आवाज आती है, जिसे सुनकर अनीश का मुंह ऐसे बंद हो जाता है जैसे उससे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं और शायद वह गूंगा हो, कभी बोला ही नहीं। वही प्रिंस डर के मारे कांप रहा था। आदर्श कांची के साथ बिजी था। वहां पर मौजूद आदर्श ही ऐसा इंसान था जिसे दक्षिता से डर नहीं लगता था। वही कांची प्रिंस की तरफ कन्फ्यूजन में देख रही थी। वो इस तरह राका के नाम से क्यों डर गया? नीचे बेपरवाह होकर सिंगल सोफे पर बैठा था। उसने ना तो अपने भाई को रोकने की कोशिश की और ना ही प्रिंस कुछ बोला। वह जानता था कि अभी उसके भाई अच्छी सी सजा मिलने वाली है। प्रिंस कार की आवाज पहचानता था, इसीलिए वह डरते हुए अनीश की तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे चलकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। अनीश भी छोड़ नजरों से प्रिंस की तरफ देख रहा था। प्रिंस ने देखा अनीस ने अपना सर झुका कर रखा है, इसीलिए वह भी में कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था।
इधर बाकी सब लोग आसानी से प्रिंस को देख सकते थे। वो बिना किसी की नज़र में आए व्हाइट मैंशन के दरवाजे पर जाना चाहता है। किसी ने कुछ भी याद नहीं किया। जैसे ही उसने दक्षिता नजर आई वह फुल स्पीड में दौड़कर दक्षिता से लिपट गया। फ्लैशबैक एंड सब ने देखा अब अनीश प्रिंस की तरह डर के मारे काट रहा था, उसी तरह इस वक्त अनीश डर के मारे कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में उसकी बलि दी जाने वाली है। सब लोगों को अनीश के ऊपर तरस आने की जगह गुस्सा आ रहा था। उसने एक मासूम दिल को हट कर दिया। दक्षिता अनीश की दीवार पर उसे क्या सजा देने वाली है और उसी का क्या प्रिंट हो अपने बिजनेस के लिए पर जाने के लिए मना पाएगी। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH73 लापता दक्षिता। अब आगे दक्षिता प्रिंस को वहीं छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाती है। प्रिंस एकटक दक्षिता को जाते हुए घूर रहा था। दक्षिता को अच्छे से पता था अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर प्रिंस की तरफ देखा वो कभी भी प्रिंस को छोड़कर नहीं जा पाएगी। उसने आज पहली बार अपने क्यूटी से झूठ बोला था। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। दक्षिता को अपने सीने में एक तेज दर्द की लहर महसूस हो रही थी। दक्षिता ने देखा कीर्ति और भावेश को लिविंग रूम में खड़े उसकी ओर ही देख रहे हैं। भावेश को कीर्ति को इशारा करके अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। प्रिंस भी दक्षिता के पीछे आता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन फिर भी वह शांत था। प्रिंस वापस जाकर अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और म्यूजिक नोट्स बनाने लगता है। वही भावेश अपने पुराने कमरे में चला जाता है। कीर्ति हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर दक्षिता सीधा पहले म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑफिस जाती है। अपनी केबिन में दक्षिता अपनी फाइल चेक करते हुए एक इमरजेंसी बटन दबा दी है। थोड़ी देर बाद उसके केबिन का दरवाजा लॉक होता है। दक्षिता जब अंदर आने को बोलती है, ईशा, निशा, करण, अर्जुन चारों अंदर आते हैं। दक्षिता उन सब को घूरते हुए बोली, मिस ईशा तुम मेरे साथ चल रही हो। मिस निशा तुम्हें वहीं से रिलेटेड सारे काम देखने हैं, परंतु ही प्रिंस की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। उसे एक खरोच भी आए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वैसे भी प्रिंस डीएम सोसाइटी में है, तब तक वह एकदम से है। अगर वो डीएम सोसाइटी से बाहर निकलता है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बोल दक्षिता करण को घूरती है। करण हाँ में सिर हिलाता है। फिर दक्षिता अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ एक टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए शायद बहुत सारी साजिश से होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में अगर हमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो शायद मैं अपने दादाजी की कंपनी को खो सकती हूँ। दादाजी के लिए मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद दक्षिता उन सबको वहां से जाने का इशारा करती है। कुछ देर बाद कांची उसके ऑफिस में आती है। दक्षिता कांची की तरफ देखकर बोली, मिस कांची जी आपकी जिम्मेदारी है मिस निशा की हेल्प करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आदर्श या कीर्ति से हेल्प लीजिए। अगर वो दोनों कुछ नहीं कर पाए तब मुझे सीधा कांटेक्ट करना। ये सुन कांची हाँ में सिर हिला देती है। फिर दक्षिता कांची से बोली, मिस्टर एक्स की प्रोजेक्ट वाली फाइल रेडी है क्या? ये सुनकर कांची जल्दी से अपने हाथ में मौजूद एक फाइल बढ़ा देती है। दक्षिता ने ध्यान से उस फाइल को देखने लगती है। कांची वहीं पर खड़ी दक्षिता की पूरी फाइल पढ़ने का वेट कर रही थी। दक्षिता बिना इमोशन के बोली, मिस कांची ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सुनकर कांची हमें सिर हिलाती है। दक्षिता उसे जाने का इशारा करती है तो कांची वहां से चली जाती है। दक्षिता अपने केबिन से सीधे प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग में आ जाती है। वहां पर उसे अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स मिलते हैं। वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। दक्षिता के वहां से जाने के बाद एक कोने में छोटी लड़की किसी को फोन करके बोली, बॉस वो यहाँ से निकल चुकी है। दक्षिता एयरपोर्ट पर पहुंचकर जल्दी ही अपने प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाती है। दक्षिता प्राइवेट प्लेन में बैठी उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, क्यूटी आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो गए, लेकिन मेरे अपनों के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमसे दूर रहना भी जरूरी था। दक्षिता ने सोचा, फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले एक आदमी उसे एयरपोर्ट में टकराया था। उसके अलग बॉडीगार्ड होने के बाद भी वो आदमी पता नहीं किस तरह उसकी बॉडीगार्ड की गिरे के अंदर घुसा। दक्षिता ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया की ट्रेनिंग नहीं ली होती तो अब तक वह एयरपोर्ट के ऊपर अपने दुश्मनों के बिछाए जाल में फंस सकती थी। जब वो आदमी उसके करीब से गुजर रहा था तब उसने दक्षिता की पॉकेट में ड्रग्स डालने की कोशिश की थी। दक्षिता ने अपनी चालाकी से उसी ड्रग्स को वापस उस आदमी की जेब में उसे पता चले बिना डाल दिया था। दक्षिता ने ये काम तेज स्पीड से बिना किसी की नज़र में न किया था। काले कपड़े पहने आदमी को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और इस जाल में दक्षिता को फंसाने की कोशिश कर रहा था। उस जाल में वही फंस गया। इधर एयरपोर्ट पर चेकिंग एरिया में लाइन लगी हुई थी जिसके अंदर से टूरिस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। इसी बीच एक काले कपड़े पहने आदमी पूरी तरह से कवर अपने हाथ में एक लैपटॉप बैग लेकर बिना किसी झिझक के आगे बढ़ रहा था। उसके आगे दो लोग मौजूद थे। जैसे ही उन दो लोगों ने चेकिंग कंप्लीट की उस आदमी का नंबर आया। वह आदमी बेफिक्र होकर खड़ा था।
एयरपोर्ट ऑफिसर ने उसकी जेब में हाथ डाला। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट आ गया। ऑफिसर हैरानी से कभी अपने हाथ में मौजूद चीज को देखता, कभी उस आदमी को। वह आदमी बेफिक्र होकर एंट्रेंस की तरफ ही देख रहा था। उसने अभी तक नहीं देखा कि ऑफिसर ने उसके पॉकेट से क्या निकाला है। इतने में ऑफिसर चिल्लाया, इसे पकड़ो। इतने में उस आदमी ने चौंक कर ऑफिसर की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र ऑफिसर के हाथ में मौजूद सामान पर गई तो एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल बिजली की रफ्तार से एयरपोर्ट के बाहर की ओर भाग गया। ऑफिसर ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक कपड़े आदमी की स्पीड और छुपने की स्किल्स खतरनाक थी। एयरपोर्ट ऑफिसर उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। अगर उन लोगों के हाथ कुछ लगा तो बोले वो बैग था, जिसे लेकर सारे ऑफिसर मैन ऑफिस में गए और पूरे शहर में उस आदमी को ढूंढने के लिए इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही एयरपोर्ट के हेड ऑफिसर ने लैपटॉप बैग को खोला तो उसमें मौजूद सामान को देखकर सारे ऑफिसर हैरान हो गए। जब एयरपोर्ट ऑफिसर ने उस लैपटॉप बैग को खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े और अखबार के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर सारे एयरपोर्ट ऑफिसर हैरान थे। वो आदमी किस मकसद से यहाँ पर आया था? अगर वो कोई ड्रग्स डीलर होता तो इस बैग में ड्रग्स होनी चाहिए थी। अगर वह कोई टूरिस्ट या पैसेंजर होता तो शायद उसके पास लैपटॉप वगैरह कुछ तो होना चाहिए था। वो इस सामान से क्या करने आया था? उन सब लोगों का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लोग पूरे शहर में उस आदमी को ढूंढने के लिए पूरी तरह से पावर में। एयरपोर्ट ऑफिसर, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, यहाँ तक डिप्टी कमिश्नर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। शायद वो टेररिस्ट हो सकता है जो किसी मकसद से दिल्ली में आया हो। दिल्ली का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जल्द से जल्द कुछ गलत होने से पहले उस आदमी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उस आदमी को वह लोग 2 दिन से ढूंढ रहे थे। उस आदमी का तो दूर, उसकी एयरपोर्ट से निकलने के बाद की कोई भी डिटेल नहीं मिली, जिस वजह से पूरी पुलिस टीम, ट्रैफिक पुलिस और एयरपोर्ट ऑफिसर्स परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशान तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर थे। फिर ब्लैकमैन को ढूंढने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को लगाकर वापस से शहर की नॉर्मल दिनचर्या हो चुकी थी। कुछ आदमी को ढूंढने का काम ब्लैकमैन के मिशन ही था और उस आदमी को सबने ब्लैकमैन नाम दे दिया था, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इधर जब से दक्षिता ऑस्ट्रेलिया गई थी तब से गायब तो दक्षिता भी हो गई थी। उसकी कोई भी खबर नहीं थी। वही कीर्ति, आदर्श, निश्चय, अनीश, करण और निशा ने अपने सारे हाई रिसोर्स लगाकर दक्षिता डीएम सोसाइटी के लोगों को छोड़कर सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दक्षिता के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिससे जैसे सब लोग परेशान थे, व्हाइट मैंशन का माहौल ही बहुत ही ज्यादा खराब था। भावेश और कीर्ति लिविंग रूम में बैठे एक दूसरे मायूसी से शक्ल देख रहे थे। तभी करण भाई टेंशन में आता है। इधर मायरा भी कुछ दिनों से गायब चल रही थी। जब मायरा, दक्षिता की बॉडीगार्ड और दक्षिता से पागलों की तरह प्यार करने वाली मायरा जो ऑस्ट्रेलिया से है, को पता चला दक्षिता ऑस्ट्रेलिया गई है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। जिस दिन से प्रिंस के साथ वह हादसा हुआ था और मायरा ओल्ड मेहरा मैंशन दक्षिता के दादा दादी से मिलने गई थी, तब से ही वह लगभग हमेशा गायब ही रहती थी। मायरा भी ऑस्ट्रेलिया दक्षिता के साथ जाना चाहती थी। तभी व्हाइट मैंशन के एंट्रेंस से करण अंदर आता है। उसे देखकर कीर्ति जल्दी से खड़ी होकर करण के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, करण जल्दी बता, क्या पता चला दक्षु किस हाल में है? मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, जल्दी बताओ। ये सुनकर करण बस मायूसी से सिर हिला देता है, जिसे समझकर कीर्ति और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह अपने आंखों में एक उदासी के साथ दक्षिता के रूम के दरवाजे की तरफ देखती है, जो अभी भी बंद था। जब से दक्षिता ऑस्ट्रेलिया गई थी उस दिन तो प्रिंस ने पूरे दिन खाना खा लिया था और रात में भी खाना खाकर अपने रूम में चला गया था, लेकिन प्रिंस ने दूसरे दिन अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला। दूसरे दिन पूरे दिन रूम के अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। जब भी भावेश या कीर्ति प्रिंस और दक्षिता के रूम के बाहर उसे खाना खाने के लिए बुलाने जाते, प्रिंस दरवाजा नहीं खोलता और उन्हें लगातार अनसुना कर रहा था। पूरे दिन और रात तक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। प्रिंस से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, जिस वजह से भावेश और कीर्ति दोनों ही परेशान थे। अनीश और निश्चय ने भी ट्राई किया। सब लोग अब डीएम सोसाइटी के व्हाइट मैंशन में ही दोबारा रहने आ गए थे। सबको को प्रिंस की हेल्थ की चिंता थी, लेकिन प्रिंस ने 36 घंटों से दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिस वजह से सब लोग और ज्यादा परेशान हो गए थे। भावेश ने जब करण को इस तरह के देखा तो वो भी वहां से चुपचाप उठकर दोबारा दक्षिता के रूम के बाहर जाता है। भावेश प्रिंस के दरवाजे की डोर बेल बजाते हुए बोला, प्रिंसी चलो बाहर आ जाओ, खाना खा लो। जब दक्षु दीदी आएगी तब वो तुम्हें डांट आएगी। तुम्हें पता है तुमने कल से तुम्हारे हाथों की चोट की पट्टी भी नहीं बदली। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी एंजल नहीं कहा था उसके आने तक तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। गुड बॉय प्रिंसी, बाहर आ जाओ, खाना खा लो, वरना तुम्हारी एंजल को बुरा लगेगा। वह तुमसे नाराज हो जाएंगे और वह वापस फिर कभी भी नहीं आएगी। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिसे भावेश और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दीवार का सहारा लेकर बार बार प्रिंस को बाहर आने के लिए बोल रहा था। रूम के अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, जिस वजह से भावेश और ज्यादा परेशान था।
तभी पानी आता है और वह दरवाजे को जोर से पीटते हुए बोला, ओए क्यूट बच्चे, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे एंजल की द्वारा बनाए गए सारे स्नैक्स मैं अकेले खा जाऊंगा, तुम्हें एक भी स्नैक्स नहीं दूंगा। फिर यह मत बोलना कि मैंने तुम्हारी एंजल के बनाए स्नैक्स खा लिए, मैं जा रहा हूँ। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो फिर भी रूम के अंदर से कोई हलचल नहीं होती है। तब अंत में अनीश भी हार जाता है। तभी उन लोगों को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह लोग अपने पीछे खड़े इंसान को देखते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन लोगों ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। साथ ही उन लोगों की आंखों में एक उम्मीद भी चमक आ जाती है। इधर ओल्ड मेहरा मैंशन में कामना के रूम में कामना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वहीं मिसेज नीलिमा दीवान और पुष्कर दीवान सोफे पर बैठे थे। कोमोलिका अपनी मां की केयर कर रही थी, उसके हाथ पैरों की मसाज कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से कामना बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रही थी। नीलिमा कामना को भड़काते हुए बोली, कामना दीदी, सब उस नालायक दक्षता के कारण हो रहा है। उसकी माँ भी उसकी नहीं है, उसका बाप उसे पहले ही छोड़कर जा चुका है। पता नहीं चुड़ैल को कौन सी बीमारी है, किसी के करीब भी नहीं जा सकती। चुड़ैल किसी आदमी को भी शायद टच नहीं कर पाती होगी या फिर बहुत सारे आदमियों के साथ रंगरेलियां मनाई होगी, उसके ये बीमारी हो गई होगी। कौन सा इसके सर पर माँ बाप का साया था। जो भी हो, हमें क्या करना। लेकिन इसका खानदान आगे बढ़ने से रहा। फिर इस प्रॉपर्टी को लेकर पता नहीं कहाँ मरेगी। यह नहीं कि हमारे बच्चों को क्यों देती और उनका भविष्य बनाए, यह उसकी भाई बहन है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचती। इधर पुष्कर किसी कठपुतली की तरह अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था उसकी घर में बिल्कुल भी नहीं चलती, वह बस अपनी बीवी के इशारों पर चलता है। वह अपनी बीवी के इशारों के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी को भी भूल चुका था। यहाँ तक वह दोनों पति पत्नी प्रॉपर्टी हासिल करने में इतने अंधे थे कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई खबर नहीं थी। उन लोगों ने उसे एक बड़े स्कूल में हॉस्टल में डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कभी अपने बेटे को संभाला भी नहीं। वह सही संगत में है या गलत संगत में। इधर कोमोलिका भी कुछ ऐसे काम रही थी। वही कामना दांत पीसते हुए बोली, पता नहीं चुड़ैल 2 दिन से कहाँ गायब है। मैंने तो सोचा था या तो उसे मरवा दूंगी या उसका प्रोजेक्ट खराब कर दूंगी, फिर शेयर होल्डर्स अपने आप ही उसे प्रेसिडेंट कीचर से हटा देंगे। जब एक बार वह प्रेसिडेंट कीचर से हट जाएगी, फिर इस मेहरा प्रॉपर्टी को हासिल करना बहुत आसान होगा। वह हमारी मदद आसानी से कर पाएगा। जब तक यह असली वारिस दक्षता है, उसके लिए थोड़ी मुश्किलें आ रही है, लेकिन हमें कुछ भी करके इस दक्षता को रास्ते से हटाना होगा। तभी कोमोलिका बोली, मम्मा, मैंने सुना है आप दक्षता के घर पर गई थी। जब उसने आपका एक्सीडेंट करवाया था तब कौन कामना हमें सिर हिलाती है, फिर गौर से अपनी बेटी का चेहरा देख रही थी। कोमोलिका बोली, मम्मा, मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं नहीं तो छुपकर नहीं बैठी और वह मीटिंग यही कर ले। प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में ऑनलाइन मीटिंग भी रख सकती है। आप तो जानती है मिस्टर एक्स मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के पुराने क्लाइंट है। मिस्टर एक्स किसी भी हाल में मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहेंगे, जब तक उनका काम उन्हें पसंद आता है। ये सुनकर कामना की आंखें चमक उठी हो। नई सोसाइटी जो डीएम सोसाइटी बनी है वह वहीं पर रहती है। मैं उसे वहीं पर मिली थी। मैंने आप लोगों से बताया था दक्षता और डीएम के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तुम वहां पर जाओ, या तो तुम्हें डीएम मिल जाएगी, अगर डीएम नहीं मिलेगी तो तुम उस दक्षता के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हो। ये सुनकर कोमोलिका की आंखें चमक उठी और वह अपनी मां को दवाई देकर वहां से निकल गई। इधर पुष्कर और नीलिमा कुछ देर कामना को और बढ़ाते हैं, फिर वह भी कामना के रूम से निकल जाते हैं। जैसे ही वह लोग कामना के रूम से निकलते हैं, कामना लड़खड़ाते कदम से बिस्तर से खड़ी होकर दरवाजा बंद कर देती है। कामना के रूम का दरवाजा बंद कर दी थी। अचानक उस रूम की सारी लाइट बंद हो जाती है। क्लोज्ड रूम से एक काला कपड़े पहने एक आदमी लंबी सी काली बैग लेकर बाहर निकलता है और कामना को घूमने लगता है। कामना जो इतनी देर से कमजोर और बीमार दिख रही थी, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी सफेद पड़ जाती है और कामना बुरी तरह कांपने लगती है। काले कपड़ों वाली परछाई जाकर सिंगल सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ जाती है। कामना कहाँ पर हो? मैं खुद अपने ऊपर बैठकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वह बिल्कुल भी कामना पर दया नहीं दिखाता और अपनी बेद को मारने लगता है, जिस वजह से कामना जल्दी से जो लॉन्ग नाइट गाउन पहन रखा था वह उतार देती है। इस वक्त कामना की पूरी बॉडी पर नीली बेद के निशान थे। कामना की आंखों से लगातार पानी की तरह आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो आदमी कामना को इशारा करता है तो कामना जल्दी से वह गाउन वापस पहन लेती है, फिर वह घुटनों के बल बैठी रहती है। वह आदमी कामना को कुछ बातें बताता है, फिर वहां से चला जाता है। प्रिंस को क्या हुआ है और वह आदमी कौन है जो बार बार कामना के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और कोमोलिका डीएम सोसाइटी में जाकर क्या करने हैं, जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। हेलो रीडर्स, मैंने हेल्थ मैरिज और स्टोरी को कैसे मैनेज किया है मैं ही जानती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई।
लेकिन इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और जिन लोगों को भी मेरी वजह से परेशानी होगी उन सब से दिल से सॉरी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं इन दोनों चैप्टर को मॉडिफाई कर रही हूँ और हो सकेगा तो मैं आगे से यह सब कभी भी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आई एम रियली सॉरी रीडर्स। आप यकीन करो या ना करो, मैं मम्मी कसम खाकर बोलती हूँ मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी और घर में भाई की शादी थी। आज ही बारात में जाकर आई थी। बारात में जाने से पहले मैंने 2 एपिसोड लिखकर उन्हें जो पीछे आधा और एक रिपीट चैप्टर था उसे एडिट करने की कोशिश की थी। मैंने पॉकेट नोबेल वालों से भी बात की थी, उन्होंने भी इस स्टोरी के चैप्टर को अपडेट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हुआ, इसलिए इस चैप्टर को बड़ा डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों की कोई एक विश है तो वह भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अभी हेल्थ भी ठीक हो गई और शादी भी हो गई, इसीलिए अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। जब तक मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तब तक ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आप चाहते हैं मैं डेली 2 एपिसोड डालूं तो वह भी डालने के लिए तैयार हूं। और रही बात पर इनके मैच्योर होने की, तो होम 2 एपिसोड में क्यूट रहेगा और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अरिजीत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वह फाइटिंग सीख जाएगा और दुनियादारी को समझने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो पढ़ो, वरना कोई बात नहीं, मैं खुद भी चोरी छोड़ देती हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो पढ़ो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ। CH74 शिकार और जानू। अब तक आपने पढ़ा। सब लोगों के रूम से बाहर जाने के बाद कामना लड़खड़ाते कदम से बिस्तर से खड़ी होकर दरवाजा बंद कर देती है। कामना के रूम का दरवाजा बंद कर दी थी। अचानक उस रूम की सारी लाइट बंद हो जाती है। क्लोजेट रूम से एक काला कपड़े पहने एक आदमी लंबी सी काली बैग लेकर बाहर निकलता है और कामना को घूरने लगता है। कामना जो इतनी देर से कमजोर और बीमार दिख रही थी, उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ जाती है और कामना बुरी तरह कांपने लगती है। काले कपड़ों वाली परछाई जाकर सिंगल सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ जाती है। कामना कहाँ पर हो? मैं खुद अपने ऊपर बैठकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वह बिल्कुल भी कामना पर दया नहीं दिखाता और अपनी बेद को मारने लगता है, जिस वजह से कामना जल्दी से जो लॉन्ग नाइट गाउन पहन रखा था वह उतार देती है। इस वक्त कामना की पूरी बॉडी पर नीली बेद के निशान थे। कामना की आंखों से लगातार पानी की तरह आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आदमी कामना को इशारा करता है तो कामना जल्दी से वह गाउन वापस पहन लेती है। फिर वह घुटनों के बल बैठी रहती है। वह आदमी कामना को कुछ बातें बताता है, फिर वहां से चला जाता है। अब आगे उस आदमी के जाने के बाद कामना की आंखों में इंसान नफरत दिखने लगती है, जिस नफरत की कोई हद नहीं थी। इस वक्त कामना उस शैतान की तरह लग रही थी जिसकी आधी जान किसी की मुट्ठी में हो, और उस इंसान के लिए उस शैतान के मन में जो नफरत होती है, वही नफरत आज कामना की नज़रों में दक्षता के लिए दिख रही थी। कामना ने खुद से बात करते हुए कहा, दक्षता मेहरा, चाहे मुझे खुद को खत्म क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन तुम्हें भी मैं खत्म करके रहूंगी। ये सब इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं, ये सब इसलिए जो मेरे साथ हो रहा है। मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं तुम्हें इस हद तक बर्बाद कर दूंगी कि कोई भी कामना का नाम लेने से डरेगा। मैं कामना दीवान आज खुद से वादा करती हूँ, अपने दर्द को जीने का यही कारण है कि मैं तुम्हें खत्म कर देने का इरादा अपने अंदर पक्का कर लेना चाहती हूँ। कामना चुपचाप जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और मिरर लाइट को ऑन करके अपने लुज नाइट गाउन को उतार देती है। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे तब तक मारा है। जब तक उसे सेटिस्फाइड फील नहीं हुआ, फिर कामना बुरी तरह अपनी बॉडी को हर जगह से मसलने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कामना को देखकर साफ लग रहा था जैसे वह इन चोटों के दर्द को एक बार फिर जीना चाहती है। वो इस दर्द को दोबारा से फील करना चाहती है। इस वक्त कामना किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। कामना अपने हाथों से रब कर करके उस चोटों को और भयानक बना रही थी। उसकी आंखों में दर्द, नफरत के साथ बहुत सारे इमोशन थे। कामना को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे दर्द देने वाले इंसान से प्यार करती है या नफरत, या उसकी मजबूरी है। कामना बस एक संकी की तरह थी। रहस्यमय नाइट बार लेफ्ट साइड मौजूद बार काउंटर पर ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट पहने अपने लंबे बालों का मैसीबन बनाए एक लड़की शराब के गिलास पर शराब पी जा रही थी। उसको देखकर साफ लग रहा था जैसे वो किसी का गुस्सा अपने शराब को पीकर निकाल रही हो। उसकी आंखें लाल एक टक काउंटर को देखते हुए शराब पी रही थी। वही उसके सामने मौजूद वेटर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। पूरा बार खाली था। उस क्लब में दिन का टाइम होने की वजह से वहां पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही, दूध ज्यादातर प्राइवेट रूम्स में और अलग अंधेरे कोने में बैठे थे। लेकिन उस लड़की से कुछ दूरी पर 40-42 साल की महिला बैठी थी। वो अपने फ़ोन में एक फ़ोटो देखते हुए बहुत ही पुरानी रेड वाइन के सीप ले रही थी।
अचानक ब्लैक कपड़ों वाली लड़की ने अपना सर उठाकर अपनी साइड में देखा। अचानक उसकी नज़र उस महिला के फ़ोन में मौजूद फ़ोटो पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उस फ़ोन को घूरकर देखने लगी जैसे वो अपनी आंखों से ही उस फ़ोन में मौजूद लड़के को जान से मार देगी। अचानक ही उस महिला को एहसास हुआ जैसी कोई उसकी तरह ही देख रहा है तो वो महिला अपना सर घुमाकर पीछे देखती है। एक काले कपड़े पहने बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके फ़ोन में मौजूद फ़ोटो को इस तरह घूर रही है जैसे इस इंसान को पहचानती हो। ये देखकर उस महिला की आंखों में अचानक चमक आ गई और वो अपनी सीट से उठकर उस लड़की के पास आए और बोली, क्या तुम इसको जानती हो? ये सुनकर वह लड़की नफरत से उस फ़ोन को देखते हुए बोली, इसे मैं नहीं जानती तो कौन जानेगा, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं दुनिया में अगर किसी को मारना चाहती हूँ तो वो ये लड़का है। उस लड़के को मारने की बात सुन वो महिला किसी संकी की तरह झटके में लड़की की गर्दन पकड़ लेती है, उसका सर बार काउंटर पर भिड़ा देती है, जिस वजह से वह लड़की की हैरान हो जाती है। उसने उस महिला से इस तरह के एक्शन की कमी उम्मीद नहीं की थी। वो महिला उस लड़की की गर्दन पर अपनी पकड़ करते हुए बोली, इसी मारना दूर कभी मारने के बारे में भी मत सोचना। ये सुनकर लड़की की आंखों में दर्द की जगह खुशी भरी चमक दिखने लगी। मुझे देखते ही उस महिला की पकड़ धीरे धीरे उस लड़की की गर्दन से गीली होने लगी। उस लड़की ने खुद को बार काउंटर से उठाया, कुछ देर उस महिला की आंखों में देखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुन इस महिला की आंखें चमक उठी और वो बोली, सच में तुम्हें पता है यह मेरा खिलौना मुझे कहाँ मिल सकता है? ये सुनकर वो लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, यह अब किसी और से प्यार करने लगा है, इस लड़के ने मेरा प्यार छीन लिया। इस बात पर महिला जोर से हंसते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा प्यार और मुझे मेरा प्यार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम आकृति सिन्हा है, मैं अपनी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। एक बार आकृति सिन्हा को भी चीज़ पसंद आ जाती है वह सिर्फ उसकी होती है, वैसे भी वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर सामने बैठी मारिया हैरानी से आकृति को देख रही थी। आकृति रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम जिस लड़की को बारे में बात कर रही हो वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, वो कभी भी उसकी पावर का सामना नहीं कर सकती। लड़की को नहीं पता कि वो जिस मासूम खरगोश को अपना बनाने का सोच रही है उस खरगोश को खाने के लिए कितने ही खूंखार जानवर खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह तक उस खरगोश का शिकार करवा सकती हूँ। ये सुनकर मारिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मारिया के चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन देखकर तो आकृति बोली, तुम ऐसा समझ लो कि जो इंसान भी उस लड़के के करीब जाएगा उसकी जिंदगी को हमेशा खतरा रहेगा। लड़के को इतने मासूम होने की एक वजह उसके दादाजी ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए कंफर्टेबल माहौल से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उस खरगोश के सारे दुश्मन छुपे हुए हैं, उसके ऊपर किसी खूंखार जानवर की तरह एक नज़र बनाए हुए हैं। उनका कब शिकार बाहर आए और कब वो लोग उसका शिकार करें। तुम ये समझ लो उस बेवकूफ़ लड़के की जान को हर पल खतरा है। अगर वो कंफर्टेबल माहौल से निकलता है, अब तुम ये सोच रही होगी वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी अभी तक ठीक क्यों है। मैं तुम्हें बता दूं कि उसने अभी तक अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया होगा। ये सुनकर मारिया हाँ में सिर हिलाती है। आकृति रहस्यमयी ढंग से हंसकर बोली, मुझे यकीन है ये सब उसी ने किया है, वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। उसी ने प्रिंस की भागने में मदद की थी, आज वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हें एक बात अपनी सच्ची दोस्त समझकर बता रही हूँ, जो चीज़ दिखती है वैसी नहीं होती। यह सुनकर मारिया बिल्कुल कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। आकृति मारिया की कान में कुछ कहती है और उस बार से चली जाती है। डीएम सोसाइटी। जब सब लोगों ने मुड़कर देखा तो एक 25 साल की महिला के साथ निश्चय खड़ा था। वो महिला बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट की, उसने एक ब्लैक कलर के सूट पहन रखे थे। वो महिला अपनी एक से छोटी लग रही थी, उसकी खूबसूरती के साथ उसके चेहरे पर एक प्यार भरा एक्सप्रेशन था। वो प्यार से मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी, इंसान के दिल में अपनी माँ की जगह आसानी से बना सकती थी। निश्चय वहाँ पर खड़ा अपना सिर हिला रहा था। उसकी वाइफ जानवी, उसकी जानू, बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। वह सबसे प्यार से पेश आती, सबको उसकी मुस्कान देखकर अपने आप ही उसे एक प्यारा सा माँ की ममता से भरे रिश्ते का एहसास होता। लेकिन उसकी जानू उसके लिए बहुत ही निर्दयी थी। निश्चय को दक्षिता की हरकत याद आ गई। जब दक्षिता ने उसकी जानू को भड़काया था तब उसकी जानू ने उसे धमकी दी थी। अब वह उसे 3 दिन तक नहीं छू सकता और उसने सोचा था शायद वह अपनी जानू से इतने दिनों से दूर है और वह इंडिया में है, वह वैसे भी अपनी जानू को नहीं छू सकता, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। जानवी अगले ही शब्दों की वजह से निश्चय के सर पर एक बम फूट गया। जानवी ने कहा 2 दिन बाद इंडिया आ रही है और वो 3 दिन उसके निश्चय के पास आने के बाद शुरू होंगे और उसे रूम के बाहर सोना पड़ेगा। साथ ही 1 महीने के अंदर उसे प्रेग्नेंट नहीं किया तो वह उसे तलाक दे देगी। ये सब सुनकर निश्चय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह अपने और अपनी जान के बीच तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब लोग उसकी जानू के आगे पीछे घूमते थे। निश्चय सीने पर 100 सांप लौटते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता था।
अगर उसका बच्चा आ जाएगा तो उसकी जानू जो दूसरों के लिए अपनी माँ की ममता हमेशा दिखाती रहती थी, अपने बच्चे को तो इस दुनिया की सारी ही ममता दे देगी, उस पर कभी ध्यान नहीं देगी। ये सब सोचकर नीचे अभी पिता नहीं बनना चाहता था, वो बस अपनी जानू के साथ जिंदगी एंजॉय करना चाहता था। दरअसल निश्चय तो कभी अपने कोई बच्चे ही नहीं चाहता था, वो बस जानवी का प्यार अकेले चाहता था। लेकिन जानवी का सपना हमेशा से ही 2-3 बच्चों की माँ बनना था। भावेश को छोड़कर सब लोग दौड़कर जानवी के गले से लग जाते हैं। ये देखकर निश्चय का मुंह बन जाता है। एयरपोर्ट पर अपनी वाइफ को रिसीव करने गया था तो कुछ ऐसी ही जानवी को इतने दिनों बाद अपनी बाहों में भरना चाहता था, तभी जानवी ने उससे मॉर्निंग जी को याद दिलाया। उसे 3 दिन तक जनवरी को नहीं सुना है। ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह अपनी वाइफ को प्यार से बाहों में भरने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी उसमें करा इसने इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड से मिलने की खुशी मनाने की जगह साफ सफाई पर लग गई। सब लोग एक साथ प्यार से जानवी की तरफ कर बोले, जानू भाभी क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर निश्चय उन सब लोगों को खोजते हुए अपने मन में बोला, इसे जानू कहने का हक सिर्फ मुझे है, आप लोग मेरी वाइफ को जान क्यों बोल रहे हो, मैं सबका गला दबा दूंगा। इस निश्चय आगे बढ़कर टेंस के रूम का डोर खोल देता है। निश्चय को पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन जानवी को दीक्षिता के रूम का पासवर्ड पता था। इस वजह से जानवी ने ही निश्चय को पासवर्ड बताया था। निश्चय जल्द ही उस रूम में घुसकर दरवाजा तुम्हारा बंद कर लेता है। ये देखकर सब लोग हैरानी से दरवाजे को घूरने लगते हैं। इधर जानवी भी परेशान हो गए और वो जल्दी से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, हनी प्लीज दरवाजा खोलो, अंदर आप क्या कर रहे हो? हेलो रेड, बस आप किस बारे में बात कर रही थी? कौन प्रिंस की दुश्मन है जो व्यक्ति था जैसी माफिया ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है? और क्या सच में प्रिंस की जान को इतना खतरा था इसीलिए उसे महल में कैद कर रखा था? और निश्चय ने रूम के अंदर जाकर इस तरह दरवाजा बंद क्यों किया? जाने के लिए अगला चैप्टर पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 75 कोमोलिका ने प्रिंस को देखा और दक्षिता का एक्सीडेंट अब तक आपने पढ़ा। आकृति और मारिया इत्तेफाक से एक दूसरे से मिलते हैं। आकृति मारिया को कुछ अजीब बातें बनाती है जो कि प्रिंस से रिलेटेड थी, जिसे जानकर मारिया शौक खुश दोनों थी। इधर निश्चय की वाइफ इंडिया आ चुकी थी, उसने निश्चय को खुद से दूर रहने की पनिशमेंट दी थी। दक्षिता की रूम का पासवर्ड जानवी के अलावा किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए जब निश्चय ने जानवी से उसके रूम का पासवर्ड पूछा, जानवी ने निश्चय को प्रिंस के रूम का पासवर्ड बता दिया। जब जानवी विद मेंशन आती सब लोग एक साथ प्यार से जानवी की तरफ कर बोले, जानू भाभी क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर निश्चय उन सब लोगों को कोसते हुए अपने मन में बोला, इसे जानू कहने का हक सिर्फ मुझे है, आप लोग मेरी वाइफ को जानू क्यों बोल रहे हो, मैं सबका गला दबा दूंगा। निश्चय आगे बढ़कर प्रिंस के रूम का डोर खोल देता है। निश्चय को दक्षिता के रूम का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन जानवी को दक्षिता के रूम का पासवर्ड पता था। निश्चय जल्द ही उस रूम में घुसकर दरवाजा तुरंत बंद कर लेता है। ये देखकर सब हैरानी से दरवाजे को घूरने लगते हैं। इधर जानवी भी परेशान हो गए और वो जल्दी से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, हनी प्लीज दरवाजा खोलो, अंदर आप क्या कर रहे हो? अब आगे दक्षिता के रूम के बाहर दरवाजे पर खड़े सभी लोग दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन ना तूने चने और ना ही प्रिंस ने रूम का दरवाजा खुला। वो लोग तकरीबन आधे घंटे तक दरवाजा पीटते रहे, लेकिन रूम के अंदर से कोई भी हलचल नहीं आई। आधे घंटे के बाद जाकर दरवाजा खुला और निश्चय बाहर आया। फिर वो बिना कुछ बोले नीचे की तरफ बढ़ गया। वही सब बंद दरवाजे को घूरते रहे जो कि एक ही पल में दोबारा बंद हो चुका था। निश्चय के आगे बढ़ते ही जानवी ने दोबारा से दरवाजे को पासवर्ड डालने की कोशिश की तो निश्चय बिना किसी इमोशन के 2 वर्ड बोला, नो जानू। जानवी भी समझ गई थी कि उसे ये दरवाजा नहीं खोलना है, इसीलिए जानवी निश्चय के पीछे पीछे चली गई। इधर निश्चय और जानवी के जाने के बाद सब लोग एक नज़र दरवाजे को देखकर वो सब भी उन दोनों के पीछे चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग व्हाइट मैंशन के लिविंग रूम में अपनी जगह पर बैठे थे। एल आकार के सोफे पर निश्चय और जानवी के पास अनीश, कीर्ति, आदर्श, कांची बैठे थे। करण एक सिंगल सोफे पर बैठा था। भावेश ने हाथ में एक टैबलेट पकड़े लिविंग रूम में मौजूद एक अलग ही रेस्टिंग चेयर पर आगे पीछे होते हुए अपने टैबलेट में कुछ देख रहा था। जैसे वो टैबलेट में मौजूद इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, वैसे उसकी गहरी काली आंखें और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उन आंखों में देखकर कोई भी कह सकता था इस वक्त हम भावेश बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत के बारे में सोच रहा है। सच में भावेश बहुत ही जल्द आने वाली मुसीबत के बारे में सोच रहा था। दरअसल भावेश की टैबलेट पर महिरा और आकृति की पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें मरिया और आकृति एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। वही भावेश अपने दोनों हाथों की कसकर कर मुट्ठी बनाए उन तस्वीर को घूर रहा था। भावेश ने अजीब से पैटर्न की ईमेल आईडी खोली। उस ईमेल पर ईमेल भेजने के लिए एक अजीब से कोड का मैसेज लिखने लगा। भावेश मैसेज टाइप करते हुए अपने कान पूरी तरह लिविंग रूम में बैठे लोगों की तरफ लगा रखे थे। जब भावेश ने सुना जैसे सब लोग इतनी देर से शांत बैठे थे, तभी उसे जानवी की आवाज़ सुनाई दी। जानवी बोली, हनी आप रूम में जाकर दक्षिता के क्यूटी से ऐसा क्या कहा? उसने आपको आधे घंटे तक अपने रूम में रहने दिया। ये सुनकर निश्चय कुछ देर चुप रहकर बोला, आप लोगों को अगर कुछ जानना है तो सिर्फ 1 घंटे तक वेट करो, फिर मैं तुम लोगों को सारी बात बता दूंगा।
ये सुनकर सब निश्चय को अजीब नज़र से देखने लगते हैं। निश्चय सबको इग्नोर करके एकटक लिफ्ट की ओर देख रहा था। अचानक एक आवाज के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुले और प्रिंस अपना सर झुकाकर लिफ्ट से बाहर निकला और सबको इग्नोर करते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। किचन से कुछ पैकेट लेकर अपने लिस्ट से वापस अपने रूम की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। तभी पीछे से निश्चय बोला, जानू प्लीज अच्छा सा खाना बनाओ, जिसमें चिकन सूप, फिश सूप, पास्ता और भी अच्छी डिश बनाना। निश्चय ने लगभग प्रिंस की सारी फेवरेट डिश बता दी थी। प्रिंस मुड़कर एक नज़र निश्चय को देखता है, फिर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। सब लोग हैरानी से नीचे को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था नीचे ने आधे घंटे में प्रेम से ऐसा क्या कहा कि प्रिंस बिना किसी ड्रामे के खाना भी खाने को तैयार हो गया और अभी स्नैक लेकर गया है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर निश्चय बताता है, जब वह प्रिंस के रूम में गया था तब प्रिंस रेस्टिंग सोफे पर बैठे डीएम सोसाइटी के मेन गेट को देख रहा था। फिर निश्चय उन सब लोगों को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान थे। दक्षिता और प्रिंस का रूम। प्रिंस बालकनी में छोटे से गोल झूले में बैठा एकटक आसमान को देख रहा था। इस बात से अनजान कि कोई अपनी आंखों में उसे पाने की चाहत के साथ घूम रहा है। दरअसल डीएम सोसाइटी के मेन गेट से कुछ दूरी पर एक स्पोर्ट्स कार कोमोलिका प्रिंस को देख रही थी। कोमोलिका साफ तरीके से प्रिंस का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो प्रिंस को देखकर इतना समझ गई थी, वो लड़का बहुत ही क्यूट और मासूम के साथ हैंडसम भी है। किसी राजकुमार की तरह कोमोलिका ने मन में सोचा, क्या ये खूबसूरत हैंडसम लड़का ही डीएम है? क्या लोग इसको ही लड़की समझ रहे थे? प्रिंस की फिगर को देखकर कोमोलिका समझ सकती थी, प्रिंस को कोई भी लड़की समझ सकता है। प्रिंस एकदम स्लिम और लड़कियों के जैसे फीचर वाला लड़का लग रहा था, जो कि बहुत ही क्यूट था। कोमोलिका प्रिंस को घूरते हुए बोली, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें सिर्फ कोमोलिका का होना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं जल्द ही तुम्हें पालूंगी। फिर कोमोलिका ने प्रिंस को घूरने लगती है। उसको आज अपने दिल में अलग सुकून महसूस कर रही थी। कोमोलिका ने ये सुकून अपने स्कूल टाइम और बचपन में फील किया था। उसके बाद वह अपनी माँ के साथ रोज नई शातिर चालें चलने में माहिर हो गई थी। तभी कोमोलिका के पास ब्लैक कार आकर रुकी है। उसमें से पूरी तरह काले कपड़ों में ढका आदमी निकलकर कोमोलिका की कार के दरवाजे के पास आकर नॉक करता है। तब वो आदमी को घूरते वो दरवाजा खोलती है। जो आदमी सर झुकाकर एक बॉक्स कोमोलिका को देता है। फिर वो आदमी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। कोमोलिका उस बॉक्स को खोल कर देती है तो उसमें एक दूरबीन थी, जिसे देखकर कोमोलिका के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो उस नई सी दूरबीन को निकालकर सीधा प्रिंस की बालकनी की ओर कर देती है। फिर दूरबीन से प्रिंस को देखने लगती है। प्रिंस को देखकर कोमोलिका की दिल की धड़कन 440 की बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगती है। कोमोलिका इस वक्त प्रिंस से पहली नज़र का प्यार करने लगी थी। तभी डीएम सोसाइटी के एक बड़े से विला के अंदर मौजूद कंप्यूटर के सामने बैठे आदमी की नज़र जब कोमोलिका पर पड़ी तो उसने जल्दी डीएम सोसाइटी के बाहर मौजूद बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता है। जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स को पता चलता है कोई डीएम सोसाइटी पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है तो वो गार्ड दौड़कर डीएम सोसाइटी के दरवाजे पर आते हैं। कोमोलिका की कार को देखकर वह लोग अलर्ट हो जाते हैं। भले ही वह कोमोलिका की कार के अंदर नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें यकीन हो गया था इस कार के साथ कुछ गड़बड़ है। तो वो लोग एक बहुत ही खतरनाक सायरन बजा देते हैं, जिसे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कोमोलिका की कार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जिसे देखकर कोमोलिका झट से दूरबीन को साइड सीट पर फेंक कर अपनी कार स्पीड से लेकर वहां से निकल जाती है, जिससे बॉडीगार्ड्स कोमोलिका की कार को नहीं पकड़ पाते। वहां से 1 किलोमीटर आगे आकर राहत की सांस लेती है। कोमोलिका भी अच्छे समझ गई थी अगर वहां पर वह कुछ देर और होती तो शायद वह पकड़ी जा सकती थी। वह किसी भी हाल में उन बॉडीगार्ड्स के हाथ नहीं लगना चाहती थी। कोमोलिका ने सुना डीएम बॉस के बॉडीगार्ड बहुत ही खतरनाक थी। वो बिना किसी की परवाह के बेरहमी से इंसान को वहीं मार देते थे। 2 किलोमीटर तक की दूरी पर डीएम कॉरपोरेशन का ही एरिया है। अभी भी वो डीएम कॉरपोरेशन के इलाके में ही खड़ी है। कोमोलिका ने राहत की सांस ली और फिर जल्दी से वहां से निकल गई। किसी बॉडीगार्ड ने उसे मारने की कोशिश की, उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऑस्ट्रेलिया। एक बड़े से घने जंगल में पहाड़ों के बीच एक छोटे से खूबसूरत से लकड़ी के घर में एक लड़की अपने सामने लैपटॉप रखे उस पर तेजी से उंगलियां चला रही थी। उसके सिर और हाथों पर बैंडेज बंधे हुए थे, जिनमें से अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो लड़की बुरी तरह चोटों से घिरी हुई थी। लेकिन वो लड़की अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त थी, उसे अपने रूम में आए हैंडसम लड़के की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वो लड़का धीरे से बोला, बॉस। ये सुनकर वो लड़की अपना सर उठाकर उस लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का आगे बोला, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन प्रिंस बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया था। जब जानवी मैडम आई तब उन्होंने आपके रूम का पासवर्ड निश्चय सर को बता दिया।
निश्चय सर ने पता नहीं क्यों लेकिन आपके रूम में घुसकर आधे घंटे के लिए रूम बंद रखा और फिर पता नहीं प्रिंस बाबा से ऐसा क्या कहा। 1 घंटे के बाद प्रिंस बाबा खुद किचन में जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आकर ब्रेकफास्ट करने के बाद जब जानवी भाभी ने उनके लिए पौष्टिक सूप और खाना तैयार किया तो प्रिंस बाबा ने बिना किसी नखरे करके सारा खाना खा लिया। अब प्रिंस बाबा को देखकर लग रहा था जैसे वो खुद का ख्याल रखना चाहते हैं। ये सुनकर सामने बैठी घायल दक्षिता राहत की सांस लेती है। दोबारा से अपने लैपटॉप में देखते हुए कोल्ड आवाज में बोली, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन बाहर जाते हुए सोच। जब अर्जुन दक्षिता के साथ ऑस्ट्रेलिया आया था। फ्लैशबैक ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर जैसे ही दक्षिता और अर्जुन का प्राइवेट जेट लैंड हुआ वैसे ही अर्जुन पूरी सिक्योरिटी के साथ दक्षिता को एयरपोर्ट के प्राइवेट एंट्रेंस से बाहर लेकर आता है। प्राइवेट एंट्रेंस पर दर्जनों बॉडीगार्ड और 10 से ज्यादा कार खड़ी थी। उसके बीच की कार में दक्षिता के साथ अर्जुन बैठ जाता है। उनकी कारों का काफिला ऑस्ट्रेलिया की सड़क पर दौड़ने लगता है। अभी दक्षिता मेहरा का काफिला कुछ दूर ही गया था। अचानक सारी कार्स में एक एक करके धमाका हो जाता है। फिर दक्षिता और अर्जुन की कार हाईवे की साइड के जंगल की ओर लुढ़क कर जाने लगती है। अचानक से हुए हमले की वजह से दक्षिता संभल नहीं पाती और वह लुढ़कते हुए सीधा दरवाजे से टकराती है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। वही अपने पास मौजूद लैपटॉप की उसके सर पर लग जाती है। वह एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर था। अर्जुन को भी अपने पैर में एक बहुत ही बुरी चोट आई थी। दरअसल कार में एयरबैग शुरू हो गए थे, जिस वजह से ड्राइवर और अर्जुन मामूली चोटों के साथ सेफ थे, लेकिन दक्षिता बुरी तरह घायल हो चुकी थी। सबसे ज्यादा उसके सर में चोट लगी थी। दक्षिता के सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। ये देखकर अर्जुन घबरा जाता है। वो जल्दी बैकअप सिक्योरिटी का इंतजाम करके दक्षिता को कार से बाहर निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही डॉक्टर दक्षिता की हालत देखते हैं, दक्षिता का जल्द ही ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में दक्षिता की सिर की इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा, जिस वजह से दक्षिता 1 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। अर्जुन ने क्लाइंट से बात करके प्रोजेक्ट मीटिंग को आगे खिसका दिया। साथ दक्षिता की कंडीशन के बारे में बताया तो क्लाइंट भी दक्षिता की मजबूरी समझकर 5 दिन बाद मीटिंग रखी, वरना फिर वह अगले साल कोई और प्रोजेक्ट मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ करने का प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर अर्जुन मन ही मन हंसते हुए बोला, तुम अभी तक मेरे बॉस को जानते नहीं हो, इसीलिए अगले साल का वेट करना चाहते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि 5 दिन के अंदर बस तुम्हारे साथ यह मीटिंग जरूर करेगी। निश्चय ने प्रिंस ऐसा क्या कहा कि प्रिंस दक्षिता के अलावा किसी और की बात मानकर खाना खा रहा था। दूसरा, कोमोलिका अब तक प्रिंस को पाने के लिए किस हद तक जाएगी और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिता पर जानलेवा हमला किसने किया? क्या दक्षिता 5 दिन के अंदर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जो प्रोजेक्ट हासिल कर पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एडम फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।